हमारे गांव के सारे मर्द दूर शहर में नौकरी करते थे। मेरे ससुर जी गांव के इकलौते मर्द थे। मुझे हवेली से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। हर रोज मेरे ससुर जी के कमरे से औरतों के चीखने की आवाज आती थी। मेरी सास इस बात पर मौन साधे थी। एक रोज राज जानने के लिए मैं अपने ससुर के कमरे में छिप गई। वहाँ से मैंने जो देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जब मैं चुपके से हवेली से बाहर निकली, बाहर का नजारा देखकर मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मेरा नाम ज्योति है। जब मैं 22 साल की हुई, मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक बड़े घर में कर दी। मेरे पति दूर शहर में काम करते थे। उन्होंने शादी से पहले मुझसे कहा कि तुम्हें इस गांव में ही मेरे माता पिता के साथ हवेली में रहना होगा। मैं जिस शहर में काम करता हूँ वहाँ कोई औरतें नहीं है, वहाँ तुम्हें नहीं ले जा सकता। वहाँ बस एक बड़ी फैक्ट्री है जिसमें मजदूर काम करते हैं। 6 महीने बाद मैं 1 महीने के लिए घर आता हूँ। सब जानते हुए भी मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मैं गरीब घर की लड़की थी और मेरी शादी इतने अच्छे घर में हो रही थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी थी। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि आगे किस मुसीबत से सामना होगा। जब मैं शादी करके हवेली में आई, मैंने देखा हवेली बहुत बड़ी है और यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। शहर वाला फैक्ट्री मेरे पति का ही था, इसलिए उसे संभालने के लिए मेरे पति को वहीं रहना पड़ता था। गाँव में हमारी बहुत बड़ी ज़मीन थी। गाँव की औरतें ज़मीन में काम करके फसल उगाती थी, क्योंकि गाँव के सारे मर्द उसी फैक्ट्री में काम करते थे। गांव के इकलौते मर्द मेरे ससुर जी थे। शादी के बाद ही मेरे सास ससुर ने मुझसे कहा, तुम इस हवेली में कहीं भी घूम सकती हो, लेकिन इस हवेली से बाहर तुम नहीं जा सकती। मेरे पति ने कहा, यही हमारे घर की परंपरा है। यह बात सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मतलब यह हवेली मेरे लिए एक जेल की तरह है, जिससे बाहर कदम नहीं रख सकती। कैद में रहकर मैं यहाँ कैसे जीवन बिताऊंगी। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन मैं आजाद तो थी मायके में। शादी के बाद 7 दिनों तक मेरे पति मेरे साथ थे और उन्होंने मुझे सब कुछ समझा दिया। पति के साथ दिन बहुत ही अच्छा बीत रहा था, पर मैं यह सोचकर घबरा रही थी कि मेरे पति चले जाएंगे तो मुझे इस हवेली में अकेले रहना पड़ेगा। तब मैं अपना दिन कैसे काटूंगी। उसके बाद मेरे पति फैक्ट्री के लिए निकल गए। जाते वक्त उन्होंने कहा, मैं 3 महीने के अंदर आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब तुम भी हो यहाँ, तो हर 3 महीने में मैं कुछ दिन रहकर जाऊंगा। यह सोचकर मुझे कुछ राहत मिली कि कम से कम 3 महीने के अंदर मेरे पति मुझसे मिलने आएंगे। बहुत ही उदास मन से मैंने अपने पति रजत को विदा किया। हवेली में नौकर चाकर की कमी नहीं थी। मुझे घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। हवेली के पीछे ही एक खूबसूरत सा बगीचा था, वहाँ पर मुझे जाने की इजाज़त थी। मैं बगीचे में वक्त बिताया करती थी। मेरे पति के जाने के बाद ही मैं अकेली अपने कमरे में सो रही थी। अचानक किसी की चीखों के आवाज से मेरी नींद खुल गई। जोर जोर से कोई चीख रहा था। किसी औरत की आवाज थी। मैं बहुत डर गई। मैं चादर ओढ़कर किसी तरह से वह समय बिताया। जब मैं सुबह उठी, मैं बहुत डरी हुई थी। मैं अपनी सास के पास जाकर सारी बात बताई, पर मेरी सास इस बात पर बिल्कुल मौन साधे थी। मुझे लगा पता नहीं कहां से यह आवाज आ रही थी। दिन भर यही बात मेरे दिमाग में घूमती रही। जब रात हुई, मैं सो गई, लेकिन करीब रात को 1 बजे फिर से वही चीखने की आवाज आने लगी। आज मैं जागकर अपने कमरे की लाइट जला ली थी। मैंने सोचा मैं अपना दरवाजा खोल कर देखती हूँ कि आखिर आवाज कहाँ से आ रही है। जब मैं अपना दरवाजा हल्का सा खोला, मैंने देखा आवाज हवेली के अंदर से ही आ रही है। मेरे ससुर जी के कमरे से यह आवाज आ रही थी। मेरी सास और मेरे ससुर अलग अलग कमरे में सोते थे। मुझे वह वक्त याद आ गया जब मैं सास से आवाज के बारे में पूछी थी, तो उनका चेहरा कैसे मलिन हो गया। वो बिल्कुल वह बेजान पड़ गई थी। आखिर मेरे ससुर जी औरतों के साथ क्या करते हैं। वह इस गांव के इकलौते मर्द हैं, कुछ नौकरों को छोड़कर। अगले दिन सुबह मैंने एक नौकरानी को बुलाकर इस बारे में बात की। उसने मुझसे कहा, बहू रानी, रात में कोई भी नौकर नौकरानी यहाँ नहीं रहते हैं। यहाँ रात में किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है, इसीलिए इस बारे में किसी को भी कुछ मालूम नहीं होगा। मैंने पूछा, रात में तुम लोग कहाँ जाते हो? उसने कहा, गांव में हमारे लिए एक मकान बना हुआ है। सारे नौकर नौकरानी को वही रहने की इजाजत है। रात को हवेली के 2 चौकीदार बस रहते हैं। आप चाहे तो उनको पूछकर देख सकती है। मैंने सोचा कि चौकीदार से ही पता लगाती हूँ आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जब मैंने चौकीदार से इस बारे में पूछा तो मुझ पर गुस्से से बरसने लगे। बहुरानी, इस बारे में आप अगर किसी से बात नहीं करें तो ही सही रहेगा, वरना आप किसी खतरे में पड़ सकती हैं। इसलिए बेहतर होगा
होगा कि यह सारी बातें आप अपने दिमाग से मिटा दे। वे लोग जिस तरह से बात कर रहे थे, मेरी रूह कांप उठी। ऐसा लग रहा था कि वह लोग मुझे धमकी दे रहे हैं। तो कुछ तो गलत हो रहा था यहाँ पर, किसी के साथ तो गलत हो रहा था। अब मैं पता लगा कर ही रहूंगी। पर मेरी सास का चेहरा मेरे सामने बार बार आ जाता है। मुझे लगता है मेरी सास को भी किसी ने धमकाया होगा, तभी वह ऐसी चुपचाप हो गई है। हर रात को इसी तरह की आवाज आने लगी। एक रात राज जानने के लिए मैं अपने ससुर जी के कमरे में छिप गई। मुझे बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे ये लोग मार भी सकते हैं। करीब रात को 1 बजे मेरे ससुर जी के कमरे में एक औरत को लाया गया। वह औरत अंदर आते ही चीखने लगी और बोली, तेरा बहुत बुरा होगा, तू यह सब मेरे साथ नहीं कर सकता, मैं इस बार यह नहीं होने दूंगी। उसके बाद मैंने कमरे का जो नज़ारा देखा, उसे देखकर मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे देवता तुल्य ससुर जी के कमरे में यह सब चीज़ देखूंगी। डर के मारे कांपने लगी। मेरी हालत बिल्कुल ही खराब हो गई और मेरी आंखों के सामने बिल्कुल ही अंधेरा छा गया। जब मैं सुबह उठी, कमरे का माहौल शांत था। शायद मैं यह दृश्य देखा तो डर के मारे बेहोश हो गई थी। मैं जल्दी से वहाँ से निकलकर अपने कमरे में चली गई। जब मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर आई तो मेरे सास ससुर बाग में बैठे हुए थे। ससुर जी से आंख मिलते ही मेरे अंदर एक अजीब सा डर छा गया। मैंने अपने शरीर को बिल्कुल ही हल्का महसूस कर रही थी। ससुर जी ने मुझे देखकर कहा, क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैंने कहा, पिताजी थोड़ी कमजोरी महसूस कर रही हूँ। उन्होंने कहा, कुछ खा पी लो और अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। शायद उन्हें पता नहीं चला कि मैं छुपकर उनके कमरे में सब कुछ देख लिया था। अब मुझे किसी तरीके से इस हवेली से बाहर निकलना था। मुझे इस हवेली के पीछे कैद करने के पीछे जो राज छिपा हुआ है, अब मैं इस राज का पर्दा हटाकर ही रहूंगी। यह लोग अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए मुझे इस हवेली में कैद नहीं कर सकते। बस मुझे एक मौके की तलाश है। कुछ दिनों में गांव में बहुत तेज बारिश हुई। मौसम बदलने की वजह से मेरे ससुर जी बीमार पड़ गए। 1 महीने के अंदर यह पहली बार थी कि जब उनके कमरे से चीखों की आवाज नहीं आई। अगली सुबह जब मैं अपने ससुर जी के कमरे में जाकर उनका हाल चाल पूछा, वह बोले, मैं बहुत बीमार हूँ, कुछ दिन लगेंगे ठीक होने में। मैं जिस मौके की तलाश कर रही थी वह शायद अब आ चुका था। इसी मौके का फायदा उठाकर मुझे इस हवेली के बाहर जाना होगा। मेरे ससुर जी दिन भर कमरे में ही बंद रहते थे और मेरी सास उनके कमरे में ही उनकी देखभाल कर रही थी। बस अब इन चौकीदारों को मुझे चकमा देना होगा। दोपहर में चौकीदार जब अंदर खाने के लिए आए, उस मौके का फायदा उठाकर मैं हवेली के बाहर निकल गई। दौड़ती हुई मैं ससुर जी के खेतों में पहुंची। वहां गांव के औरतें खेतों में काम कर रही थी। खेतों का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यह मेरा दूसरा झटका था। यकीन ही नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। बहुत सारी औरतें खेतों में काम कर रही थी, पर मैं उन लोगों का जो हाल देखा, मैं वहाँ से दौड़ती हुई बस स्टैंड पहुँची। बस पकड़कर सीधे फैक्ट्री पहुँच गई। अब मैं हवेली वापस नहीं जाऊंगी। मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। मुझे मेरे पति को सारी बात बतानी होगी। जब मैं फैक्ट्री पहुँची, मुझे फिर से बहुत बड़ा झटका लगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं फैक्ट्री में यह हाल देखूंगी। डर के मारे मेरी रूह कांप उठी। मैं तो अपने पति के पास मदद के लिए आई थी, पर यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। फैक्ट्री के मजदूर। अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं वहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन पहुँची। पुलिस को सारी बातें बता दी। पुलिस को लगा कि मैं कोई पागल औरत हूँ। वो उसने हवलदार को बुलाकर कहा, लगता है इस मैडम का मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, इसे किसी पागल खाने में भर्ती करना होगा। मैंने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं जो बोल रही हूँ, मेरे पास इस बात का सबूत है। मैंने सारी घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। मुझे पता था कि मेरी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मेरे आंखों देखी पर मुझे ही यकीन नहीं आ रहा था। फिर लोग कैसे यकीन करेंगे? जब मैं पुलिस इंस्पेक्टर को अपनी मोबाइल की सारी वीडियो दिखाई, ऐसा लगा जैसे उसे 40,000 वोट का झटका लगा। उन्होंने मेरी मोबाइल लेकर थाने के अधिकारी को वीडियो दिखाई। पुलिस की एक बड़ी टीम बनाई गई, साथ में डॉक्टर की भी। पुलिस की टीम गांव और फैक्ट्री में रेड मारा। वहां पर काम करने वाले मजदूरों और औरतों को बचा लिया गया और उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। मैंने अपने ससुर जी के कमरे में देखा था कि वो उस औरत को इंजेक्शन लगा रहे थे। इंजेक्शन के असर से औरत बिल्कुल ही बेजान मशीन की तरह हो गई। गाँव की औरतों का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह बस बेजान औरतें खेतों में काम किए जा रही थी। पागलों की तरह बस काम
किए जा रही थी। फैक्ट्री के मजदूरों का भी यही हालत था। किसी बेजान मशीन की तरह वह लोग काम किए जा रहे थे। किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरे पति और मेरे ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ में मेरी सास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी सास इस जुर्म में सीधे सीधे शामिल तो नहीं थी, पर जुर्म को छुपाना भी एक जुर्म ही माना जाता है। गांव के लोगों का इलाज चल रहा था। जल्दी ही वो लोग ठीक हो गए तो उन लोगों ने अपना अपना बयान दिया। उन लोगों को जबरदस्ती पकड़कर इंजेक्शन लगाया जाता था और उसके बाद उन लोगों को कुछ भी होश नहीं रहता था। वो लोग सिर्फ काम करते रहते थे और आदेश का पालन करते रहते थे। एक तरह का ड्रग्स उन लोगों के शरीर में इंजेक्ट किया जाता था। पुलिस वालों ने कहा, आपकी बहादुरी की बदौलत आज इन लोगों की मुक्ति हो पाई है।